नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है और टेलीविज़न पर उसकी कोई चर्चा नहीं है कि कितना प्रतिशत वोट। मैं मेन चैनल्स की बात कर रहा हूँ। जो राज्यों के चैनल हैं वो तो कुछ-कुछ दिखा रहे हैं, पर जिसे हम नेशनल मीडिया कहते हैं और खासकर टेलीविज़न का, वो कहीं पर भी चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि वोट कैसे पड़ रहे हैं, वोटों का ट्रेंड क्या है। जैसे अक्सर पहले होता था, अभी नहीं हो रहा है। पर ये ज़रूर है कि आज शाम को 7 बजे के बाद कई सारे टेलीविज़न चैनल अपना-अपना एग्ज़िट पोल दिखाना शुरू करेंगे। अखिलेश जी, आपसे मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या ट्रेंड रहा, इसमें कौन-कौन से कारक शामिल रहे जिन्होंने वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित किया या नहीं प्रेरित किया? अब तक तो ये देखा गया है कि हर चरण में 1% या आधे प्रतिशत मतदान कम हुआ है, या आखिरी चरण में क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के सातों चरण हम मान लेते हैं कि समाप्त हो गए। आधा तो दिन बीत ही गया है। जो आपके पास खबर हो, अगर थोड़ा-सा बताएँगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तब फिर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा देश तो इस समय पूरे तौर पर नेशनल मीडिया के हिसाब से यूक्रेन और रूस के बीच फँसा हुआ है। लग रहा है जैसे भारत का ही ये युद्ध चल रहा है। भारत के चुनाव से टेलीविज़न चैनलों को कोई मतलब नहीं है। अब वो क्या इसके कारण हो सकते हैं, वो हमारी बातचीत में शायद निकल के आएँ। अखिलेश जी। ये चुनाव का जो 7वां चरण है, 54 सीटों के माध्यम से अभी समाप्त होने जा रहा है। 6 बजे तक चुनाव हो जाएंगे और आमतौर पर प्रदेश का सबसे कॉन्शस जो जोन है, जहां सोशलिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट की जड़ें गहरी रही हैं, वह एक पूर्वांचल का एक घाटी, बनारस, बलिया और गाजीपुर, इन जगहों का सबसे माने जो सेंट्रलाइज्ड वोट है, कुछ उसमें जगह पहले भी हो गई है, लेकिन अमूमन पूर्वांचल का जो हब है, आज वहां चुनाव है। खासतौर पर बलिया से लेके इधर के हिस्से में जो पहले चुनाव हो गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बनारस और उसके इर्द गिर्द। और इकोनॉमिकली भी सोनभद्र और मिर्जापुर बहुत ही रिच जोन है। उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू देने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं ये देख रहा हूं कि अभी भी अगर टेलीविजन वगैरह में जो बुद्धिजीवी या चिंतक या सेफोलॉजिस्ट है, दो विचार बराबर उठते रहते हैं कि एज किसका है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा का एज है, और कुछ चैनल्स है, खासतौर पर ये जो सोशल मीडिया के चैनल्स है, वो लोग सपा गठबंधन का एज दिखाते हैं। मैं बेसिकली इसकी वजह ये मानता हूं कि एक ऐसा अंतर्विरोध है जो विभिन्न रूपों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर कोलिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अमूमन जो बुद्धिजीवी या सेफोलॉजिस्ट जो भी बहसें करते हैं, कोलिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी बहसें होती हैं, उन बहसों को अगर देखा जाए, उन बहसों को देखने से अमूमन जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें ब्रॉडली जो कोलिशन रहे हैं, वो कोलिशन में अपर कास्ट मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का उसमें सीजन बने, उसमें अगर देखेंगे तो टूटन भी हुई है, छीजन भी आया है। लेकिन बीजेपी को जब वो देख रहे हैं ग्रासरूट लेवल पर, तो उनको ये लगता है कि अभी बीजेपी का एज है। दूसरा जो पक्ष है, वो भी इसी मैथमेटिक्स से चलता है
कि नहीं ओम प्रकाश राजभर हट गए, फला हट गए, और अखिलेश ने छोटे छोटे दलों का बड़ा कोलिशन बना लिया। मैं ये कह रहा हूं कि अभी दोनों अगर अप्रोचेस को देखा जाए तो वो जो मिसिंग द वुड्स वाली बात होती है, उनकी चर्चा अमूमन इस पर होती रहती है, लेकिन बेसिक बात यह है कि जो चुनाव में एक नया परिवर्तन आया है, जो लोगों को कॉन्शियसली इसके लिए हस्तक्षेप करने के लिए साइलेंटली वोकली तैयार किया है, वह जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ने जो क्राइसिस पैदा की है और जो डेमोक्रेसी का थ्रेट है, इसने बीजेपी के विरुद्ध जो माहौल पैदा कर दिया, वह उससे वो महज ये कह देने की कि एंटी इनकम्बेंसी, ये ओल्ड वर्ड है एंटी इनकम्बेंसी। यह दरअसल देश एक बड़े बदलाव की दहलीज पर है, और वो दहलीज केवल कुछ चुनाव तक नहीं है। वो जो बड़ा बदलाव हो रहा है, वो बदलाव हो रहा है जो सरकार की पूरी जो पॉलिसीज है, उस पॉलिसी से टकराव वाली जो फोर्सेज हैं, उनकी संख्या कम करके लोग आंकते हैं। वो बहुत बड़ी संख्या है। चाहे पुराने पेंशन के रिवाइवल की बात हो, या एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या एमएसपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले मूवमेंट की गहराई रही हो, लेकिन एमएसपी एक जेन्युइन डिमांड है पीजेंट्री की। या इस सर्वोपरि जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया है, इससे लोगों में एक कॉमन सेंस बना है कि जो कुछ भी हमारी नेचुरल प्रॉपर्टी थी, वो सबको कुछ बड़े ग्लोबल कैपिटल और कारपोरेट के हाथ में दिया जा रहा है। ये जो इससे जो एक वातावरण प्रदेश का बना है, वह वातावरण बीजेपी के कंप्लीट विरुद्ध है। इस बात को लोग नहीं समझ पा रहे। और वो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अखिलेश से अपेक्षा करता है ये कुछ कर देंगे। उसके सामने एक सवाल है कि कम से कम हम अपना एक एजिटेशनल राइट जो रिटेन किए थे, उसने भी इस सरकार ने हमसे छीन लिया, और इस चुनाव में भी वही भाषा बोलती कि, और अब उनके फॉलोअर्स बुलडोजर बाबा की बात करते। बुलडोजर बाबा क्या है? लोकतंत्र की समाप्ति का, लोकतंत्र के खात्मा का एक अधिनायकवादी प्रतीक है बुलडोजर बाबा। माने योगी ने ये मैसेज दिया है कि हम डेमोक्रेसी को हिंदुस्तान में फ्लरिश नहीं होने देंगे, और पूरा हम एजिटेशन और लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो समझते हैं कि स्टेट पावर को इतने ब्लैक लॉज और पुलिस और मिलिट्री अथॉरिटी से इसको लैस किया जाए कि हम कहीं भी जो हमसे डिसेंट करता है उसका हम दमन कर दें। तो यह बेसिकली अंदर से लोगों को, बहुत गहराई से लोगों को, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल था, वहां से लोगों को हिला के रख दिया है। और ये टोटलिटी में बीजेपी के विरुद्ध जा रहा है। डेमोक्रेसी का सवाल केवल कुछ संवैधानिक बातें करने का सवाल नहीं है। डेमोक्रेसी उनके डे पर डे की जो लाइफ है, वो कैसे उनसे छीनी जा रही है कि अगर कहीं हम आंदोलन में न भी रहें, और 120 भी एक ऐसा हथियार है जिस पर आप गिरफ्तार, हमें तो जेल भेज ही देंगे। आप मेरे पास जो भी मेहनत से एक्वायर्ड अपनी जीविका की प्रॉपर्टी है, उससे भी हमें बेदखल कर देंगे। यह जो लोगों का थ्रेट रियलिटी है, ये परसेप्शन ही नहीं है, थ्रेट रियलिटी है। इससे बीजेपी को हराने के लिए मास लेवल पर
यह जो छोटे छोटे समूह थे एक जगह कल्मिनेट हो गए और उनके लिए अखिलेश गठबंधन हो गया। और अखिलेश भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये लड़ाई जनता लड़ रही है, क्योंकि उन्हें उनकी हिस्ट्री है ना, उनके पास वो थ्योरेटिकल परसेप्शन है थ्रेट का, या है भी तो उतना बड़ा डर है उनका कि जिस डर के तहत अभी वो कहीं से भी कारपोरेट या उनके प्रतिनिधि आरएसएस और बीजेपी से लड़ने का साहस नहीं कर पाते। और यही ट्रेजेडी है। मायावती के साथ भी यही बात है। ये मायावती भी इस प्रश्न पर ऐसे ही सोचती। तो मैं ये समझता हूं कि इन प्रश्नों पर अगर थोड़ा बहुत कोई वोकल रहा है तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वहां से ये बातें आती हैं। अदरवाइज डेमोक्रेटिक फोर्सेज ही वोकल रही हैं, नागरिक समाज ही रहा है, और वह नागरिक समाज इस समय इनके विरुद्ध है। इसलिए यह कहना कि ये जो बीजेपी का है, दरअसल इस परिवर्तन को आत्मसात न करने का है। और यह परिवर्तन आज के भी चुनाव में यही पुष्ट करेगा कि बीजेपी की जो ये बुलडोजर बाबा की सरकार है ये फिर से आने नहीं जा रही। ये तयशुदा है। और उत्तर प्रदेश में भी डेमोक्रेसी और पीपुल्स मूवमेंट का लॉ एंड ऑर्डर अगेंस्ट द क्रिमिनल्स, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी, वो उभरेगा। तो ये एक नई सिचुएशन है। अदरवाइज उत्तर प्रदेश में देखिएगा हर जिले में एक माफिया सरदार आपको दिख जाएगा, हर जिले में। उनके अगर गत विज्ञान से समझिएगा तो लगेगा कि जनता का इसमें रोल नहीं है। माफिया सरदार वगैरह चाहे जितना उनको लोग प्रोजेक्ट कर ले, पीपुल्स का जो ये इनिशिएटिव और अर्ज है उसके सामने इररिलेवेंट हो गए हैं। और कल आके अगर कोई चाहे कि फिर पुरानी राजनीति को उसी तरह से करे तो बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा जन आंदोलन उत्तर प्रदेश में बनेगा और यह पूरे देश के आंदोलनों के साथ एकताबद्ध होगा। और वो 91 लोगों के नजर में आ गया है। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है इसमें सब्ज बाग ज्यादा था, इसमें जो पॉजिटिव है उसको ले लिया जा सकता है, लेकिन इसे बदलना होगा। और खेती किसानी, छोटे उद्योग, हमारे जो मझोले उद्योग, जो उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग है, खेती है, ये सबको ले आना होगा। यह एक लोगों की कॉमन अनुभूति है और कंपनी राज बनने जा रहा है। इसलिए कंपनी राज का सबसे बड़ा प्रवक्ता मोदी और आरएसएस बना हुआ है। इनको डिफीट दिया जाना चाहिए। यह सचेतन अचेतन रूप से अनुभूति का पार्ट बनता जा रहा है। जब कोई विषय अनुभूति का पार्ट बन जाए, केवल थ्योरेटिकल विमर्श ही न रह जाए, तो जनता एक बार पकड़ लेती है तो जल्दी छोड़ती नहीं। और यह एक बहुत बड़ा साइन है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इसने पूरा टर्न कर दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति। तो बीजेपी, मोदी जी, आरएसएस सब यहाँ इररिलेवेंट हो गए। कोलिशन वो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल मूड है सरकार के खिलाफ उसको वो कैसे बदल सकते? वो नहीं बदल सकते, क्योंकि वो जनरल मूड किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, उनके अपने जीवन के अनुभवों ने बनाया है। कोई अखिलेश खड़े होकर सीए का विरोध थोड़ा किए थे, या अखिलेश कोई एम्प्लॉयमेंट का मूवमेंट नहीं करने जा रहे, या मुलायम जी के जमाने में ही न्यू पॉलिसी पेंशन की आई थी। सभी लोग, एवरीबॉडी नोज इट। बावजूद इसके गठबंधन के साथ लोग खड़े हैं क्योंकि उनको बीजेपी को डिफीट देना है। और इसीलिए देखिएगा इस बार टैक्टिकल वोटिंग मुसलमान नहीं कर रहा। ये देखिएगा इस बार टैक्टिकल वोटिंग में कोई नहीं जा रहा है कि ये जीत रहे हैं इनको जिता दो। वो कुछ अपवाद हो सकता है। अमूमन एक यूनिफाइड वोट इनको हराने के लिए चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन को नए सिरे से जो लोग देख रहे हैं वही ये कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है। और बीजेपी कोई सेफोलॉजिस्ट इस पर भले कर दे, मैं नहीं समझता कि बीजेपी कहीं से आने वाली। अखिलेश जी, एक मजेदार संयोग हुआ कि जैसे ही रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, संघर्ष शुरू हुआ और वो युद्ध में तब्दील हुआ जुबानी संघर्ष के, वैसे ही हमारे टेलीविजन चैनलों से चुनाव की खबरें समाप्त हो गई। आज भी मैं देख रहा था, कोई चुनाव की खबर कहीं से है नहीं जिसका मैंने जिक्र किया।
ये संयोग क्या बतलाता है? नहीं, ये देखिए, जो एक फैब्रिकेटेड इन्वायरमेंट का सपोर्ट मिलता था जमीनी स्तर पर, उसको देख करके देखिए कोई भी इतना मैं नहीं समझता हूं कि यह मूड को नहीं देख रहा है, क्योंकि ये टेलीविजन या इनके लोगों की जो पूरा वर्क है ऐसा नहीं है। आप जिस तरह का उत्साह इस समय आप देख रहे हो, इमरजेंसी के बाद का दौर याद रखिए, जहां न संगठन है न ढांचा है। मैं तो उस समय इलाहाबाद में आया था, मैं हम लोग थोड़ा एक्टिव थे इमरजेंसी के खिलाफ। इसी कटरा में मैंने इलाहाबाद के कटरा में देखा, चंद्रशेखर जी की भी मीटिंग थी, मंच किसी तरह से लग गया और देखते देखते हमने देखा पूरा कटरा बाजार भर गया। तो यह जो बदलाव है, यह बदलाव दरअसल अखिलेश के भी स्पेकुलेशन और एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर है। यह जो बदलाव है, इस बदलाव में अखिलेश की या किसी भी उनके समर्थक की ये बात नहीं है, तो एक स्पॉन्टेनियस लोगों के रिएक्शंस हैं जो उनकी भीड़ों में दिखते हैं। मोदी जी के अगर भीड़ों में आप देखिएगा, उनके वो स्वर मोदी मोदी वाला अभी नहीं दिखता है। हालांकि अभी भी वो ट्रेंड लोगों को ले आते हैं, लेकिन मोदी जी की भी जब स्पीच होती है तो उस दौर में भी हमने देखा है, हमको ग्राउंड रियलिटी के हम रिपोर्ट मंगाते हैं, जनता चलने लगती है और मोदी भी इस बात को एहसास करते हैं, उदास भी हो जाने के। या बनारस का ही अगर उनका देख लीजिए, कोई झील नहीं था, कोई उदास नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा नाम उन्होंने क्रिएट कर दिया है, यूक्रेन में भी उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। यह भी प्रचार उनके लोग कह रहे हैं कि भारतीय लोगों को ले आने के लिए हमने यहां भी कर दिया। तो एक झूठ की जो पूरी फैक्ट्री है, वो आरएसएस और बीजेपी के साथ थी और उसके साथ अब कारपोरेट पूंजी लग गई है, तब उसके पंखे बहुत तेजी से पंख उड़ गए हैं, वो चल रहे हैं। तो मोदी जी की भी आम सभाओं में, अब जैसे बनारस में ही आम सभा का जो सेंटर था, वहां मोदी जी का नहीं हुआ, वहां ममता बनर्जी और अखिलेश आके बोले। मोदी जी शहर आउस्टर में जाके मीटिंग किए, यात्रा। क्योंकि जब आप समझ लीजिए आदमी कमजोर होता है, बड़ी आम सभा नहीं होती है, उसी समय ज्यादा रोड शो करता है। रोड शो में आपके कोई जेन्युइन नहीं है कि कोई जेन्युइन आपका फॉलोअर ही हो, आपके लोग का सपोर्ट होगा तो रोड शो में क्यों इतना समय जाया करेंगे भाई, एक पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। हम लोग यूनिवर्सिटीज में कहीं भी मंच लगा देते थे, तो हम देखते थे, देखते देखते चाहे तख्ता टूटा हो, चाहे माइक न ठीक की हो, लड़कों की एक अपने आप गैदरिंग हो जाती। ये रोड शो के को लेके वही लोग करते हैं जो बड़ी आम सभाओं को स्पॉन्टेनियस ढंग से लोग नहीं, इसीलिए लोग कहते हैं किसी की तरफ लहर नहीं है। लहर की परिभाषा भी अलग अलग बदल गई है। अब ये बात सही है कि एवरेज आपका 60% के लगभग जा रहा है, तो ये इसके दूसरे कारण है। वोटिंग पैटर्न बिल्कुल। 60% से ज्यादा नहीं जा रहा है, इसके और भी कारण है, वो उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन इसमें भी एक बड़ा उत्साह है, और उत्साह क्या, जिम्मेदारी का भाव है लोगों में कि सरकार को हराया जाना चाहिए। जिम्मेदारी का भाव कहीं नहीं है तो वो बीजेपी के अंदर नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक पराजय बोध तो आ ही गया है। अब आप भले एज की बात करते रहिए, एज वही लोग करते हैं जो उनके उस कोलिशन को देखते हैं, भाई अपर कास्ट उनके साथ है, ब्राह्मण भी उनके साथ है, राजपूत तो है ही है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट भी है, कुशवाहा भी उनके साथ है, पटेल भी है। मैं कह रहा हूं कि ये जो पावर ग्रुप्स की ताकत है, इस पावर ग्रुप का जो मूल्यांकन है, ये कॉमन आदमी के विजडम तक को नहीं हिला देता है। कॉमन आदमी का जब विजडम राइज करता है, तो पावर ग्रुप का जो इक्वेशंस है, बहुत बदलाव नहीं। लेकिन ट्रेंड ये हो गया है कि लोग वही पावर ग्रुप्स के डायनेमिक्स के हिसाब से तय करते हैं कि कौन आगे जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उनकी आम सभाओं में
उनके कैडर की ट्रेनिंग छोड़ दीजिए, आम जो नागरिक वहां जा रहा है या मतदाता जा रहे हैं या लोग जा रहे हैं, उसमें वो उत्साह नहीं। और योगी जी का तो कभी आम सभा पूरी होती ही नहीं। हमें जितनी रिपोर्ट मिली है, और योगी के बोलने के पहले ही, क्योंकि योगी ये सोचे थे कि वो जो सामंती होता है ना कि हमारा फिर बुलडोजर तैयार हो रहा है, 10 तारीख करेंगे, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। मैंने यह आदमी जनता से माफी मांगे, यह आदमी जनता से कहे कि अगर बुलडोजर के नाम पर कुछ जाति हुई, कानून व्यवस्था के नाम पर हमने अगर आप लोगों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया हमारी पुलिस ने, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये तो गांव का जैसे होता है कि भाई आने दीजिए, अब हम बुलडोजर फिर तैयार करा रहे हैं, और हेलीकॉप्टर पे बैठ के दिखा रहा हो लोगों को कि देखिए इतने बुलडोजर है। अरे मैं तो इस तरह की ये मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों को सुन के समझता हूं कि समझ सकते हैं कि ये लोग जिस तरह की सोसाइटी विजुलाइज कर रहे हैं, वह सोसाइटी कैसी होगी, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो मेरा जो कहना है कि उत्तर प्रदेश में ये 7 राउंड, देखिए इनका पूर्वांचल का ये हिस्सा मजबूत नहीं है। यहाँ जिले में खारिज हो जाते हैं, आजमगढ़ में खारिज हो जाते हैं, ये चंदौली में खारिज हो जाते हैं, ये आपके यहाँ आप देखिए मऊ में खारिज हो जाते हैं। ये इन इन जिलों में इनकी कोई बहुत ताकत, इनकी जो ताकत थी वह बेसिकली चौथे और पांचवें जोन में, ये वहां एक कास्ट इक्वेशन और दमन, जिसमें वो आशीष मिश्रा और उन सबों का जो पूरा एरिया था, वहां भी इनको इस बार बहुत अच्छा रपट नहीं मिली। पिछली बार इनका परसेंटेज ऑफ वोट देखा जाए तो करीब 40 से प्लस था इन 5 चौथे और पांचवें में। वहां अब ये 40 प्लस तो नहीं ही पाएंगे, रेडिकली ये अखिलेश गिरेंगे। जी, जी अखिलेश जी, आज मैं सवेरे से फोन कर रहा हूँ 8 बजे से बनारस में विशेषतया, क्योंकि बनारस में प्रधानमंत्री जी अभी 4 दिन रह करके और प्रचार करके वो आज शायद बाहर निकल जाएंगे या निकल गए होंगे कल रात, क्योंकि उनको अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना बड़ा रोल निभाना है और वो पुतिन से, जेलेंस्की से बातचीत करके, बाइडेन से बात करके एक मध्यस्थता करेंगे और शायद युद्ध विराम करवाने में सफल भी हो जाएं। जिस तरीके का जेनेसिस बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, और उनकी आज बात भी हुई है शायद पुतिन से और जेलेंस्की से, तो शायद हो सकता है उनको रूस भी जाना पड़े या यूक्रेन की राजधानी कीव भी जाना पड़े या वार्सा जाना पड़े, जहां पर इस समय पुतिन के नहीं, जेलेंस्की के होने की संभावना है। लेकिन आज मुझे जान के एक आश्चर्य हो रहा है कि जितने लोगों से मैंने बात की, उसमें से 80% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बनारस में वोट देने नहीं निकल रहा है, और जो निकल रहा है उसमें उत्साह नहीं है। ये अजीब फीडबैक मुझे आज बनारस से मिला। क्या आपके पास भी कुछ ऐसी खबर है? नहीं, मैं तो देखिए बनारस में ही अभी तक पूर्वांचल में ही था, कल आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मैंने उनके उसमें बताया ना, जो उन्होंने रोड शो किया, उसमें कोई उत्साह नहीं था। उनकी मैसेज में उत्साहित होने की क्या ऐसी चीज है? मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी कुछ जगह जो उनके स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल होल्ड थे, जैसे बनारस दक्षिण, वहां इतनी जबरदस्त घेरेबंदी में आ गई। इसको आप समझ सकते हैं कैसे क्या है? क्योंकि बनारस में बीजेपी को कोई चैलेंज मिलेगा उन्होंने कभी नहीं सोचा, लेकिन बनारस में रैली के लेवल पर उनको चैलेंज मिल गया, वर्ग के लेवल पर उनको चैलेंज मिल गया। तो ये चैलेंज क्या कुछ लोगों ने दे दिया? ये जनता का जो पूरा मामला था ये किया। जहां तक देखिए आरएसएस के लोग एक जो भी वातावरण बनाते हैं, ये मोदी जी को बहुत बड़ा रोल लेना है और मोदी जी जाएंगे सबसे वार्ता कराएंगे, इसका भी एक्सपोजर हो गया। लोग इस चुनाव में भी आप देखिए
कि आप टेलीविजन की उन खबर को छोड़िए कि जब मोदी जय का नारा लग रहा था तो कितना माने, और बाहरी लोग तो रिएक्ट कर रहे थे, लड़के भी इसको कितना हल्के ढंग से ले रहे, क्योंकि जय करने लायक तो कुछ उसमें था ही। भाई लोग अपने आप आके किसी देश में रुक रहे हैं। आप क्या भारतवर्ष में पहली बार इवैक्यूएशन हो रहा है? 2.25 लाख करोड़ रुपए, मैंने 2.25 लाख करोड़ लोग आपके इराक से आए। कितने घटनाएं इस देश में हुई हैं, जगह जगह से लोग इवैक्यूएट किए गए हैं, लेकिन मोदी जी को जिसमें कोई भूमिका नहीं है, उनके मिनिस्टर्स ये वो, तो ये कैरिकेचर, ये कैरिकेचर लायक अब वातावरण नहीं है। मोदी जी इसमें क्या रोल लेंगे? भाई आप समझिए, अगर यूक्रेन के बारे में देखा जाए तो वहां हर हाल में पीस रीस्टोर होना चाहिए, ये एक जनरल डिमांड है। बिल्कुल। कोई लोग रूस के एग्रेशन को ही प्रधान बना दे रहे हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि दुनिया की जो तबाही नेटो ने किया है और अमेरिका ने किया है, अब मैं देख रहा हूं कि इस सच्चाई को लोग स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं कि यहाँ रसा को बेसिक जवाबदेही दे देना, ये कह देना कि यही सबसे बड़ा कल्पिट है वर्ल्ड पीस के लिए, मैं समझता हूं कि ये कोई डिप्लोमेटिक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड की भी इस पर स्थिति नहीं, यूनिटी नहीं है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जितने समझौते रूस के बनने के बाद हुए या गोरबाचियों से हुए थे कि भाई हम नाटो को नहीं और आगे बढ़ाएंगे, एक तो कॉमन आदमी से आप बात कर लीजिए, इस पर एक बड़ा कैंपेन भी अगर ये उठाएं तो लोग जवाब भी दे देते हैं कि अब नाटो, जब वार्सा पैक्ट नहीं रह गया तो नाटो की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, लोगों ने ये देखा कि पूरा जो बिजनेस है मंदी के दौर से जा रहा है, सबसे ज्यादा जो आर्म सप्लाई है इसमें सबसे ज्यादा कमीशन खाने का और सबसे ज्यादा इसमें मुनाफा कमाने का एक बिल्कुल। स्रोत है। यूरोप और बिल्कुल। अमेरिका जैसे पूरे दुनिया के देशों में एक मिलिट्री अलायंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जितने बाल्टिक स्टेट्स हैं, ईस्टर्न यूरोप है, केवल आप जी। जॉर्जिया और यूक्रेन को छोड़ दें तो करीब करीब सभी देशों को तो आपने नाटो का पार्ट बना दिया। बिल्कुल। इसका क्या जस्टिफिकेशन है? और ये जो लड़ाई इतने दिन रूस की ये इसमें डोनबास वगैरह में चल रही है, उसकी वजह ये है कि अमेरिका और एलाइज उनके, नेटो और यूरोपियन यूनियन के भी लोग रूस को एक्चुअली उसी तरह से घेर के परास्त करना चाहते हैं जैसे उन्होंने इकोनॉमिक वारफेयर में इन्होंने रूस सोवियत यूनियन को परास्त किया। वो चाहते हैं, क्योंकि अब वो ये भी जान रहे हैं कि सबसे बड़ा विपक्ष जो है रूस में वो कम्युनिस्ट पार्टी है। देश के अन्य जगहों में कम्युनिस्ट पार्टी का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, लेकिन रूस में अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी है और अभी भी वहां कॉन्शियस नागरिक हैं। अरे एक रिवोल्यूशन हुआ, 70 साल तक चेतना बनी, रातों रात नहीं वहां हट गया है, नहीं हो ऑटोक्रेटिक सकता। एक बिल्कुल। मशीनरी है उस चेतना में। बिल्कुल। इसीलिए आप देखिएगा, ये अलग बात है कि हमारे देश में उसकी चर्चा नहीं हो रही, कोई अखबार और कोई टीवी नहीं बोल रहा है, लेकिन पुतिन के लिए आने वाले दिन और अगर लंबा ये संघर्ष हुआ तो समझ रहे हैं कि इसकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो देखिए, ये न कोई जेलेंस्की लड़ रहा है न कोई यूक्रेन लड़ रहा है। यूक्रेन बेचारा क्या लड़ेगा? वहां के नागरिकों को आप दिखा देते हो कि ये कर रहे हैं, तो एक राष्ट्रीय जज्बा सब में होता है, वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप निहत्थों को क्या लड़ाइएगा? ये बिल्कुल। लड़ाई पूरा नेटो और खुद पर्दे के पीछे एक प्रॉक्सी वार वो लोग कर रहे हैं। मोदी जी इसमें क्या करेंगे? भाई रूस को ये लगता है कि मुझे इसके ऊपर एक मिलिट्री ओवर पावर कर लेना है और इसको कंट्रोल कर लेना है, ताकि हम एक मैसेज दे सकें कि नहीं, हम अपने पड़ोस में आपके मिसाइल्स को फिट नहीं होने देंगे। 1,75,000 से ज्यादा फौजों को बिल्कुल। आपने पूरा यूरोप और इन सब जगहों से घेर रखे हैं, क्या है इसका लॉजिक? तो बहुत सारे लोग, भारतवर्ष में तो एक अजीब हालत हो गई, कोई न हिस्ट्री पर बात हो रही न कोई बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और जब बच्चे वहां मरते हैं, महिलाएं स्ट्रगल में आती हैं,
तो ये अंदर से बहुत पीड़ा होती है कि देखिए कितने पीड़ा लोग होती हैं, है, और बिल्कुल। इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि शांति की वहां स्थापना हो। इसमें मोदी कहाँ है? मोदी के पास न कोई विजन है, खुद कमजोर आदमी है, रूस से हट के इजराइल और अमेरिका से। मैं कह रहा हूं कि इनके पास, वो पंडित नेहरू के पास एक कम से कम थ्योरेटिकल विजन था और एक नेशनल मूवमेंट का करेज था। इनके पास क्या है जो ये हस्तक्षेप कर सकते? किस देश को, तीसरी दुनिया के अपने पड़ोस के देशों को भी नहीं वो जोड़ सकते। नेपाल भी इनके साथ नहीं खड़ा हो सकता। कौन है इनके साथ? भूटान एक है, वह भी इनसे डिसेंट करता है। इन्होंने तो इन 7 बिल्कुल। सालों में जो भी आपने सद्भावना पैदा की थी, गुडविल पैदा किया था, उसको तो इन्होंने चौपट कर दिया। सार्क भी नहीं, इनके पास न कोई रीजनल पावर है, न कोई इकोनॉमिक पावर है। ये मार्केट है, मार्केट के लिए ये कोई प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते। ये तो बराबर ये सेवा भाव में रहते हैं भाई, चाहे चीन दे, चाहे अमेरिका दे, चाहे जो दे, आइए हमारे यहाँ पूजी। अरे जिस समय बॉर्डर डिस्प्यूट में वहां तनाव चल रहा था, उस समय भी तो चाइना का जो ट्रेड था हिंदुस्तान में बढ़ ही रहा था। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल। बातें अपने ढंग से जो ये लोग पैदा करते हैं कि मोदी जी गए युद्ध रुकवा देंगे मोदी जी, या मोदी जी कह दिए हाल्ट करो और लोग निकल आए, लोग हंसते हैं। जनता भी अब हंसने लगी है इस बात पर, क्योंकि बच्चों का अगर कोई इंटरव्यू आ जाता है और बच्चे कहते हैं कि फालतू किस्म का वाहवाही ले रहे हैं, हम लोग कितनी बुरी परिस्थितियों से निकल के आए हैं, हर वक्त हम लोगों को डेथ परसेप्शन में जीना पड़ रहा है, हमारे साथी मर भी रहे हैं, तो मोदी जी अगर इस पर फिर बोलते हैं तो यह भी एक लॉफिंग स्टॉक ही बनते हैं, एक कैरिकेचर ही बनता है आरएसएस मोदी। तो मैं कह अच्छा, रहा हूं कि यह ये कहीं भी आए जाए, नहीं मैं ये कह रहा था कहीं भी आए जाए, उत्तर प्रदेश में इस बार इनका कोई भी मूवमेंटल, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल अथॉरिटी, चाहे यूक्रेन के बहाने, चाहे इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के बहाने, चाहे भारत को आगे बढ़ाने के बहाने, चाहे विश्व गुरु का, अब तो हम इस बार नहीं सुने कहीं कि विश्व गुरु बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बन रहे हैं। तो ये डाउनफॉल का एक जो फेज है, ये जो पर्सनिफिकेशन हुआ था मोदी का, अब वो अपना माने अगर आप देखें डाउनफॉल के दौर में है। अब इनसे चीजें नहीं संभलेंगी, और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के लिए, जवाबदेह गवर्नमेंट के लिए, किसान अपने एमएसपी के लिए, वर्कर्स अपने प्रोटेक्शन के लाज के लिए मार्च करने का जो मूड बन रहा है, वो चुनाव में भी रिफ्लेक्ट उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी होगा। और ये मैं आश्वस्त हूँ, उत्तर प्रदेश में ये जो बुलडोजर बाबा है, इनकी सरकार की वापसी होने नहीं जा रही। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। और मैं आग्रह करूंगा कि 10 तारीख का अगर फैसला वही आता है जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या वो नहीं आता है, तब भी हम 10 तारीख के बाद इन विषयों पर जरूर बात करेंगे कि जो फैसले आए हैं जनता के, उनमें कौन कौन से कारक ऐसे थे जिन्होंने प्रभाव डाला। ये बहुत जरूरी है विश्लेषण करना। हम लोग चुनाव के बाद करते नहीं हैं, हम टेलीविजन के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो जो विश्लेषण करें वही अंतिम सत्य है। हमको लगता है कि जनता का विश्लेषण भी आना चाहिए, और मैं आपको उसी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि 10 तारीख के बाद। और मैं केवल इतना कह, जो ये नई राजनीतिक प्रवृत्ति है, इसको जी। जो लोग भी धारण करेंगे, ये 20-25% की प्रवृत्ति है, पेंशन धारकों से लेके सबकी है, यूथ है, ये समाज का चालक ताकत है। इसके सामने जातियों का गठजोड़ इसको परास्त नहीं कर सकता। इस थेरेटिकल बिना पर और इसके एक्सपेरिमेंटल और एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जो तथ्य आते हैं उससे पुष्ट करते हुए कह रहा हूं कि बुलडोजर बाबा की सरकार जा रही। ठीक है अखिलेश जी, आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और 10 तारीख के बाद हम लोग इन विषयों की एक सघन चर्चा, विशद चर्चा करेंगे, ताकि हमारी समझ में आए कि जो परिणाम आए हैं उनके रास्ते, किस रास्ते से चल के वो आए हैं, किस समझ के चलते आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, आपने देखा अखिलेश जी का विश्लेषण। अब हम 10 तारीख के बाद विश्लेषण करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आज साफ कह दिया कि बुलडोजर बाबा की सरकार जा रही है, नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। देखते हैं 10 तारीख को अखिलेश जी का ये विश्लेषण कितना सत्य साबित होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।